का नेक्स्ट पार्ट है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। एपिसोड 334 अथर्व प्रपोज सिया गेट मैरिड। अधिराज आरू सुकून के पल। आरू का फोन अधिराज को आता है तो वह कॉल उठाता है जो कि वीडियो कॉल था। वीडियो कॉल उठाते ही आरू सामने अधिराज को देखी जो इस समय शर्टलेस था, वह उसे ही देखे जा रही थी। वही अधिराज बिस्तर पर लेट जाता है और अपने एक हाथ को सर के नीचे कर सामने आरू को देखा है जिसने इस समय हमेशा की तरह एक ढीला ढाला टी शर्ट पहना हुआ था। अधिराज आरू को देखते हुए बोला, क्या हुआ, कॉल क्यों किया? ये सुनते ही आरू उसे देखते हुए वह झूले पर बैठ जाती है और बोली, मुझे नींद आ रही है। ये सुन अधिराज उसे आंखें छोटी कर बोला, नींद आ रही है तो सो जाओ। ये सुन आरू उसे देखते हुए बोली, मुझे आपके साथ सोना है। ये सुन अधिराज से देखते हुए थोड़ा भारी आवाज में बोला, क्या बात है, बहुत जल्दी ही तुम्हें मेरी याद आ गई? पिछले कुछ हफ्तों से तुम मुझसे दूर रह रही हो, ऐसे तो तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई क्या? और मेरे साथ सोने की बात नहीं की? ये सुनते ही आरू उसे देखते हुए बोली, आप कभी वीडियो कॉल पर ऐसे हॉट थोड़ी ना दिखे, बस आपको ऐसे देखकर मुझे अभी आपके पास आने का मन कर रहा है। ये सुन अधिराज उसे देखते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे अंदर की आग भड़का रही हो? अगर ऐसा हुआ तो तुम बच नहीं पाओगी। ये सुनते ही आरू उसे इग्नोर करते हुए झूले पर सिकुड़ कर लेते हुए फोन को टिकाकर रख उसे देखते हुए बोली, आपको किसी ने कहा है आप बहुत ज्यादा हॉट है? ये सुनते ही अधिराज फोन को एक पिलो से टिका एक हाथ की साइड से टेक उसे देखते हुए बोला, बहुत लोगों ने कहा है, वह भी खासकर लड़कियों ने। ये सुनते ही आरू उसे घूरने लगती है तो आरू का चेहरा देख अधिराज बोला, अब फ्लर्ट करना बंद करो और ये बताओ क्या हुआ है? ये सुनते ही आरू अधिराज को देखती है। अधिराज आरू के चेहरे को देखकर ही समझ गया था कि वह परेशान है और उसे देखते हुए बोली, मुझे आपके पास आना है अभी। ये सुन और आरू का चेहरा देख रहा अधिराज बोला, फिर आ जाओ। ये सुन आरू बोली, पर मुझे अंधेरे में नहीं जाना। ये कहकर मायूस होकर अधिराज को देखती है। तभी अधिराज अपने फोन पर किसी को मैसेज करता है। लगभग 2-4 मिनट भी नहीं बीतते होंगे, आरू के बालकनी में कोई आकर खड़ा होता है। ये देख आरू हैरानी से देखी तो वहां पर वैभव खड़ा था जो घुरे जा रहा था, वह भी आरू को नहीं, आरू के देख रहे फोन में अधिराज को, क्योंकि अधिराज ने बॉस बनकर उसे आरू को लाने को जो कहा था। कुछ देर के बाद आरू अधिराज के पीछे के रास्ते से अंदर एंटर करती है जो अभी भी बिस्तर पर ही लेटा हुआ था। ये देख आरू दौड़ कर जाती है और बिस्तर पर चढ़ अधिराज के ऊपर कूद पड़ती है और उसे कसकर पकड़ उसके सीने से लग जाती है। अधिराज आरू के चारों तरफ कमर पर हाथ रख पकड़ लेता है। आरू उसके गर्दन में चेहरा छुपाते हुए बोली, अब अच्छा लग रहा है, अब मुझे सुकून की नींद आएगी। ये सुनते ही अधिराज जो आरू के ऐसे करीब आने पर उसके अंदर तुरंत ही कुछ चेंज होने लगता है, वह बोला, पर मैं सोने के मूड में नहीं हूँ। ये सुन आरू चेहरा ऊपर कर अधिराज को देखती है जो उसे ही देख रहा था। आरू उसे देखते हुए नाम में सिर हिला बोला, पर मुझे सोना है। ये सुन अधिराज उसे देखते हुए बोला, मेरे अंदर आग भड़का, तुम इतनी आसानी से कैसे सो सकती हो? ये बोल उसकी खुले थाई पर अपने हाथ रखता है तो आरू अधिराज को देखते हुए बोली, डेविल। अधिराज आरू के चेहरे को देख अच्छे से समझ जाता है कि वह सच में अंदर से डिस्टर्ब है और वह क्यों है। वह ये भी जानता था कि आरू नहीं बताएगी, क्योंकि वह जानता था उसकी एक टच से ही आरू पिघल सी जाती थी। अधिराज आरू को अपने ऊपर से तुरंत नीचे कर देता है और अगले ही पल झुककर उसकी गर्दन पर एक जोर से बाइट कर देता है जिससे आरू के मुंह से एक आह निकल जाती है। अधिराज वाइट वाली जगह पर हल्का सककर उसके गर्दन में चेहरा छुपा बोला, अब आइंदा से मेरे ऐसे करीब आकर मुझे रुकने के लिए मत कहना, नहीं तो यह बाइट सिर्फ एक जगह नहीं पूरी तुम्हारी बॉडी पर होगा। ये बोल आरू के गर्दन में अपना चेहरा छुपा उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है। आरू कुछ नहीं बोलती और अपनी आंखें बंद कर लेती है। लगभग 2-3 मिनट बाद ही अधिराज आरू के गर्दन से चेहरा ऊपर करता है तो देखा और गहरी नींद में सो चुकी थी। ये देख उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आरू जो सुकून से सो चुकी थी पर उसके माथे पर अभी भी सिलवटें थी। ये देख अधिराज खुद से कहता है, कुछ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? उम्मीद है कि तुम मुझसे बातें शेयर करो, पर मैं 100% श्योर हूं कि तुम मुझसे तो शेयर नहीं करोगी, और करोगी तो अपने उस फट्टू प्रयोग से। अधिराज उसके माथे को अपने अंगूठे से धीरे धीरे सहलाता है तो उसके माथे पर पड़े सिलवटें धीरे धीरे दूर होकर नॉर्मल हो जाती है। वही अधिराज आग के टेम्परेचर को ठीक कर एक हल्की सी चादर दोनों को ही ऊपर डालकर आरू को अपनी बाहों के आगोश में ले आंखें बंद कर लेता है। सुकून तो उसे भी मिल रहा था। शादी की वजह से राधिका और दादी का साफ कहना था कि दोनों ही अलग रहेंगे और अधिराज अपनी मां की बात को टाल दे, ये हो नहीं सकता था। पर अपनी बीवी को इतना बेचैन देख भला वह कैसे खुद के पास न बुलाता। रात छट जाती है। अगला सुबह आता है जब आरू और अधिराज दोनों ही आंखें बंद कर सुकून से सोए हुए थे। वही जो सुबह के 5 बजे रहे थे। अथर्व अपने कमरे से घड़ी को देखा है और अपने कमरे से बाहर निकल और किचन की तरफ जाता है। किचन में जाते ही उसकी नजर सामने खड़ी सिया पर पड़ती है जो किचन में कुछ खोज रही थी। सिया पीछे देखी तो वहां पर अथर्व था। ये देख वह थोड़ी हड़बड़ा जाती है। तभी अथर्व भारी आवाज में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिया नजरें इधर उधर कर बोली, मैं तो रोज इसी टाइम उठती हूँ और मैं बस पूजा करने जा रही थी और मैं माचिस ढूंढने आई थी। ये बोल वह अथर्व को देखी और फिर हिचकते हुए बोली, आपको कुछ चाहिए क्या? ये सुन अथर्व उसे देखते हुए बोला, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जा सकती हो। ये सुन सिया वहां से चुपचाप निकल जाती। उससे पहले ही अथर्व अचानक सिया का हाथ पकड़ लेता है। अथर्व के ऐसा करते ही सिया सहम कर अथर्व को देखती है तो अथर्व उसे देखते हुए बोला, मैंने तुमसे कुछ कहा था, क्या सच में तुम्हारा जवाब वही है? ये सुनते ही सिया उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाने लगती है तो अथर्व उसके थोड़े करीब आते हुए उससे बोला, एक बार तुम्हें और समय देता हूँ, इस बारे में सोचना जरूर। ये बोल वह सिया का हाथ छोड़ देता है। सिया तुरंत वहां से भागकर चली जाती है। सिया मंदिर में जाती है और भगवान के सामने बैठ जाती है और हाथ जोड़ते हुए बोली, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? ये बोल और पिछले दिनों की अथर्व की बातों को याद करती है जब उसे जाते हुए समय ही अथर्व उसे छोड़ने गया था। रास्ते में जहाँ सिया चुप थी अथर्व उसे देखते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुन सिया उसकी तरफ देखती है तो अथर्व उसे देख सीधे तौर पर कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनते ही सिया की आंखें बड़ी हो जाती है और वो हड़बड़ा जाती है और हड़बड़ाते हुए बोली, काका क्या आप कहना क्या चाहते हैं? वही ये कहती ही है तभी अथर्व गाड़ी को रोक देता है और उसे देखते हुए बोला, पसंद का मतलब पसंद होता है। मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर पसंद प्यार में बदल सकता है, इसलिए तुम इस बारे में सोचो और हम अपनी शादी की बात घर वालों को बताएं। सिया जो ऐसी चीजों की उम्मीद नहीं की थी, वह भी खास तरह अथर्व जैसे इंसान से, वह अथर्व की ऐसी बातों से डर जाती है और वह डरते हुए बोली, आप मुझसे ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप तो मेरे भाई। वह इतना ही कहती है कि अथर्व गुस्से में चिल्ला कर बोला, चुप, एकदम चुप।
दुनिया में तुम्हें भाई बनाने के लिए मैं ही मिला हूँ। क्या वह तुम्हारा भैरव अधिराज काफी नहीं है जो तुम मुझे भी भाई बनाओगी? मैं तुम्हें बहन नहीं मानता। उसके इतना तेज बोलने पर सिया डर कर सहम जाती है। उसके आंखों से आंसू गिर जाता है और वह उसे देखते हुए बोली, आप मुझे डरा रहे हैं और आप बहुत बुरे भी हैं। आप सच में उस देवल के भाई है? ये सुनते ही अथर्व उसे देखते हुए बोला, डर तो रही हो पर तुम्हारी जुबान अभी भी चल रही है। ये सुनते ही सिया उसे देख करते हुए बोली, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। ये कह वह तुरंत अथर्व के गाड़ी का डोर खोलकर भागती है और सामने एक ऑटो रोक उसमें बैग चली जाती है। अथर्व अपना सर पकड़ लेता है। अब कोई भी यदि किसी को ऐसे जबरदस्ती डराएगा धमकाएगा तो डरना तो लाजमी है। अब अच्छा चाहे बुरा था तो वह अधिराज का ही भाई, तो गुण भी तो वैसे ही थे। उसके बाद से अथर्व को समझ नहीं आता वह कैसे बात करे। वह ही सिया भगवान जी के सामने आंखें खोल उन्हें देखते हुए बोली, हे भगवान प्लीज आप मुझे कोई रास्ता दिखाएं, क्या मैं यहाँ से भाग जाऊं? ये वह बोलती ही है तभी खुद से ही कहती है, पर मैं यहाँ से क्यों भागूं? क्यों ना मैं भाई से कंप्लेंट करूं? फिर खुद से ही कहती है, पर अगर भाई ने उनका फिर से हाथ तोड़ दिया तो? सिया अपने में ही बातें किए जा रही थी, इस बात से अनजान कहीं ना कहीं वह भी अथर्व के बारे में चिंता तो करती ही थी। अथर्व की पर्सनैलिटी थी ही ऐसी और इस पूरे घर में एक अलग इंसान में वही था जो उसके करीब आता था तो उसे एक अलग सी फीलिंग होती थी। अथर्व का उसके करीब आना, अथर्व का उसे देखना, कभी कभी उसका केयर करना, ये सब उसे एक अजीब सा एहसास तो देता था। पर वह चाहकर भी इतने बड़े खानदान के लड़के को कभी नजर उठाकर कैसे देखे, और वह भी तब जब वह इतना भयानक हो। वह खुद में ही उलझी हुई थी। वही उसके चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशन जो देख लग रहा था जैसे भगवान से कुछ शिकायत कर रही हो। ये देख अथर्व के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अथर्व खुद से बोला, यह अधिराज कहाँ है? ये कह वह अधिराज के कमरे की तरफ जाता है और अधिराज के कमरे का दरवाजा धड़ाम से खोल देता है तो सामने का नजारा देख वह तुरंत पीछे मुड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेवाल हाउस में बरखा जब अपनी आंखों को सोकर उठती है तो उसकी नजर बगल में जाग रहे अहाना पर पड़ती है। अहाना जो अपने हाथों को सर के नीचे रख शिलिंग को देख मुस्कुराई जा रही थी। बरखा एक नजर अहाना को देखती है और अगले ही पल थोड़े गुस्से में और रूढ़ होकर बोलती है, अहाना। अहाना उसकी तरफ देखती है तो बरखा बोली, तुमने जो पिछली रात को किया यह अच्छा नहीं किया, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। ये सुनते ही अहाना मुस्कुराते हुए बोली, मैंने क्या किया? ये सुन बरखा बोली, इतनी मासूम बनने की कोशिश मत करो। ये सुन अहाना उठकर बैठते हुए बोली, मैं कहाँ कह रही हूँ कि मैं मासूम हूँ। बस कुछ लोग हैं जो मासूमियत का चोला ओढ़े बहुत कुछ करते हैं और सबके सामने इनोसेंट बनते हैं। बस मैंने उन्हें थोड़ा आईना दिखा दिया तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत कहा है। ये सुनते ही बरखा गुस्से में अहाना को देखते हुए बोली, माना कि तुम बुआ की लड़की हो और मेरी बहन भी, पर याद रखना आरू मेरे लिए तुमसे कई गुना बढ़कर है। उम्मीद करती हूँ आगे से अपनी बिहेवियर को अच्छा रखो। ये कह वह उठकर वॉशरूम चली जाती है। अहाना के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। एपिसोड 335 आरू एंग्री थप्पड़। अहाना आरू के बेशर्मी से परेशान राजावत फैमिली। अथर्व के अचानक कमरे में आने से अधिराज जो आंखें बंद कर सोया हुआ था वह अपनी आंखें खोलता है तो सामने अथर्व चेहरा दूसरी तरफ किए हुए था। उसे एहसास होता है कि आरू उसके ऊपर उसे पकड़कर सोई हुई है। अधिराज इस समय पेट के बल सोया हुआ था और आरू उसके ऊपर उसे पूरी तरह से बिस्तर बना सोई हुई थी। आरू के बाल जो कि जुड़े में थे वह खुल चुके थे और वह पूरी तरह से बिखरा हुआ था। अधिराज आरू को खुद के बगल में कर देता है। आरू जो अभी भी सोई हुई थी, अधिराज उसकी माथे को चूम लेता है। वही अथर्व को देख भारी आवाज में बोला, तुम बिना नॉक किया मेरे कमरे में घुसे कैसे? ये सुनते ही अथर्व एक बार पीछे मुड़ता है तो उसकी नजर सोए हुए आरू पर पड़ी। फिर वह अधिराज को देख बोला, शायद तुम भूल चुके हो कि इन कुछ हफ्तों में मैं ऐसे ही आ रहा हूँ। ये सुन अधिराज कुछ बोल नहीं पाता। आखिर उसके पास जवाब था ही क्या इस बात का, और सबसे बड़ी बात अपने से छोटों को वह डरा धमका कर तो रख सकता था, पर अथर्व पर कोई फायदा नहीं था। वह उठता है और वॉशरूम चला जाता है। अथर्व एक गहरी सांस लेकर आरू को देखा और खुद से बोला, आज सो लोकल से तुम्हारा नींद हराम करने वाला हूँ। ये कह वह चला जाता है। थोड़ी देर बाद अथर्व अधिराज भी पीछे की रास्ते से अपने जिम एरिया की तरफ चला जाता है। वही लगभग 2 घंटे बाद जहाँ घर के सभी लोग उठ चुके थे और सभी हाल में ही बैठे थे। दादी भी सिया के साथ सुबह ही उठकर पूजा कर चुकी थी। वही काव्या सभी के लिए चाय लाकर सभी को देती है। दादी सामने अभी अभी आकर बैठी राधिका को देख बोली, राधिका तुमने हमारी होने वाली बहू को बताया है कि आज व्रत है? ये सुनते ही राधिका दादी को देखते हुए बोली, मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की है और मैं उसे फोर्स नहीं करूंगी। कायदे अनुसार उनकी शादी हो जाने के बाद वह इस व्रत को रख सकती है। ये सुन दादी घुरते हुए बोली, ना जाने तुम्हारे दिमाग में क्या ही चलता है, मैंने तो कल पूजा से कहकर सब कुछ मंगवा लिया था। वही सभी आपस में बात कर ही रहे थे तभी आरू बोली, दादी किसने कहा कि मैं व्रत नहीं रहूंगी? ये सुन सभी देखते हैं तो आरू सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। वही आरू को वहां देख सभी एक दूसरे को देखते हैं जैसे कह रहे हो रात तक तो यह नहीं थी, अचानक सुबह का प्रकट हो गई। वही राधिका थोड़ी कड़क भाव में बोली, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये सुन आरू दादी को पकड़ बैठते हुए बोली, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती? ये सुन दादी उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली, बिल्कुल आ सकती है बेटा, पर राधिका के पूछने का मतलब है कि आप कब आई? ये सुन आरू बोली, वह मैं रात को सोने के लिए डेविल के पास आई थी। ये सुनते ही वहां बैठे अजय जो चाय पी रहा था उसके मुंह से चाय बाहर आ जाती है। वही सभी आरू को देखते हैं जैसे कह रहे हो कि इसी बात को दूसरे ढंग से नहीं कह सकती थी। वही राधिका उसे देखते हुए बोली, यह क्या कह रही है आप? ये सुनते ही आरू कुछ बोलती तभी राधिका बोली, आप दोनों हमारी बातें नहीं मानते हैं, पर फिर भी हमने आपसे सिर्फ 1 हफ्ते का समय मांगा था कि आप अपने अपने जगह पर रहेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इस शादी इस फंक्शन का क्या ही मतलब रह जाएगा। तभी वहां पर अधिराज भी आ जाता है, उसके साथ अथर्व, पारस और साथ में भैरव भी होता है। आरू को देखा है जो शान से वहां बैठी थी। अथर्व अधिराज को देखा। अधिराज खुद से कहता है, क्या ये जैसे आई थी वैसे जा नहीं सकती थी? वह सोचता ही है कि राधिका अधिराज को घूर कर देखती है तभी अधिराज वहां से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वही आरू बोली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि मैं यहाँ हूँ, ये सारी गलती आपके भाई की है। ये सुनते ही राधिका उसे घूरते हुए बोली, कहना क्या चाहती है आप? ये सुनते ही आरू बोली, आपके भाई ने अपनी बेटी को मेरे कमरे में लाकर बिठा दिया है। अब बताओ, एक एक्स्ट्रा कमरा था जिसमें मेरी बुआ रहती थी, पर कल तो उनको वही रुक मेरी बुआ के साथ रहना था, तो मैं उनके कमरे में जा नहीं सकती। मैं पागल थोड़ी ना हूँ, किसी पति पत्नी के बीच में घुसूंगी? जब मुझे नहीं पसंद मेरे पति और पत्नी के बीच में कोई आए तो भला मैं किसी के बीच में क्यों घुसूं? सभी उसको देखते हैं। हालांकि आरू बातें ऐसे कर रही थी जैसे सारी समझदारी की बातें कर रहे हो। वही अधिराज अपने कमरे की डोर पर पहुंचते दो रुककर पीछे मुड़कर आरू को देखा।
वह इस लड़की से समझदारी की उम्मीद कर रहा था, इम्पॉसिबल। अपने कमरे में चला जाता है, तभी अथर्व वहीं पर बैठ जाता है। वही आरू राधिका से कंप्लेंट करते हुए बोली, मेरे कमरे में आपकी वो प्यारी सी भतीजी घुसकर बैठ गई है, तो बताओ मैं कहाँ जाऊँ। मैं यही आऊंगी ना। आरू से अब कोई किसी तरह का सवाल नहीं पूछता, क्योंकि सवाल पूछने का जवाब उल्टा ही आरू का रोना। तभी राधिका बोली, जहाँ उनकी मॉम रहेंगी उनकी बेटी भी वहीं पर रहेगी। यह सुना आरू कुछ बोलती, तभी राधिका बोली, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम मधु को यहीं पर बुला लेते हैं और आप रहिएगा अपने अकेले कमरे में। ये सुनते ही आरू खड़ी होती है और बोली, नहीं बुआ कहीं नहीं जाएगी। यह सुन राधिका उसे देखती है, तभी काव्या को देखते हुए बोली, दी आप मेरे लिए कुछ अच्छा सा बनाना, मैं खाकर यहाँ से जाऊंगी। यह सुन सभी आरू को देखते हैं। अगले ही पल आरू को ख्याल आता है कि वह व्रत है। दादी उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, कैसे रहेंगी आप यह व्रत। ये सुनते ही आरू कुछ नहीं बोलती, तभी दादी बोली, आज आप ऑफिस मत जाएगा, घर पर रहेंगी तो टाइम पास सभी लोगों में हो जाएगा, और वैसे भी शाम को फंक्शन है। ये सुनते ही अपनी चाय को लेकर बैठते हुए आदित्य बोला, आज मैडम का ही नहीं, आज ऑफिस में सभी का छुट्टी है दादी, और कोई भी कहीं नहीं जाने वाला। ये सुन दादी हैरानी से देखती है, तो आदित्य बोला, आज इन्होंने तो कंपनी के बॉस तक की छुट्टी कर दी, तो एम्प्लॉय क्या ही चीज है। ये सुनते ही दादी आश्चर्यजनक रूप में आरू को देखती है, जो अपनी दांत दिखा रही थी। वही राधिका आरू को घूरे जा रही थी। ऑफकोर्स राधिका को पता था, पर वह कुछ कर नहीं सकती थी। कहीं ना कहीं उसे आरू का डिसीजन अच्छा भी लगा था। वही प्रियांशु जो उबासी में सब कुछ आरू के मुंह से सुने जा रहा था, वह उसे देख बोला, अगर तू आज व्रत है तो आज मैं भी व्रत रहूंगा। ये सुनते ही आरू बोली, ये हुई ना बात। तभी राधिका उसे डांटते हुए बोली, तुम्हें कोई व्रत नहीं रहना। ये सुनते ही दादी बोली, क्यों, लड़के भी व्रत रह सकते हैं ताकि उन्हें एक प्यारी सी सुंदर सी लड़की मिले। ये सुनते ही आरू बोली, प्रियांशु को तो ऑलरेडी प्यारी और सुंदर लड़की मिली हुई है, फिर दूसरी लड़की की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। ये सुनते ही सभी आरू और प्रियांशु को देखने लगते हैं। तभी आरू हंसते हुए बोली, वह मैं मजाक कर रही थी, मुझे पता है इस व्रत का मतलब आप सभी मेरी बातों को सीरियस ले लेते हैं। ये कह वह उठकर वहां से बाहर चली जाती है। वही अथर्व जो उसकी सारी बातों को सुने जा रहा था, वह गहरी सांस लेकर उठता है और प्रियांशु के सिर पर मारते हुए बोला, बड़े हो चुके हो और बचपना छोड़ो और थोड़ी दिमाग वाला काम किया करो, और कब तक लड़कियों वाला हरकत करोगे। ये सुन प्रियांशु मुंह बनाते हुए बोला, सीरियस होने के लिए इस घर में बहुत सारे लोग हैं, कम से कम मेरे उल्टे जोक पर सभी के चेहरे पर स्माइल तो आती है। अथर्व घुरकर देखा और फिर उठकर जाते हुए बोला, अगर तुझे इतना ही कार्टून काम करना है तो सीधे जाकर जोकर बन जा, ऑफिस क्यों जाता है। ये बोल वह चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ आरू जब घर में एंटर करती है तो सभी सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे। जहां पर रचना जी मधु का व्रत था, तो वही आरू देखी अहाना बैठे नाश्ता किए जा रही थी। आरू को देख रचना जी डरते हुए बोली, आरू सुबह सुबह तुम कहाँ चली गई थी। ये सुनते ही आरू रचना को देखती है और अपने कमरे की तरफ जाते हुए अहाना को ताने मारते हुए बोली, क्या करूं, घर में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अजीब सा घुस गया हो, और उसे देखकर मुझे सफोकेशन महसूस हो रहा था, इसलिए मैं सुबह सुबह हवा लेने चली गई। ये बोल अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अहाना जो उसकी सारी बातों को सुने जा रही थी, पर कुछ कहती नहीं। वही मधु अहाना को देखते हुए बोली, अहाना तुम वापस कब जा रही हूँ, तुम्हारी पढ़ाई है ना। ये सुनते ही अहाना मधु की तरह देखते हुए बोली, मैं छुट्टी पर हूँ, सुना है आपकी लाडली की शादी है, तो मैं शादी अटेंड कर ही जाने वाली हूँ। ये सुन मधु कुछ कहती, तभी उसके हाथों को कसकर कबीर पकड़ लेता है। तभी मधु बोली, ठीक है शादी अटेंड कर लो, मैं तुम्हारी पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहती। ये वह बोलती ही है, तभी अहाना अपना ब्रेकफास्ट कर उठते हुए बोली, वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं यहीं पर रुक जाऊं और अपने आगे की पढ़ाई यहीं पर कंप्लीट कर लूं, क्या कहती है। ये कह वह मधु को देख मुस्कुराते हुए वहां से ऊपर कमरे की तरफ चली जाती है। बरखा अहाना को जाते हुए देखती है। वही मधु गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। वही आरू अपने कमरे में वॉशरूम में थी, नहाकर जब वह फ्रेश होकर बाहर आती है तो बिस्तर पर पूरी तरह से फैली हुई उसे अहाना दिखती है। अहाना को देख उसे पूरी तरह से इग्नोर करती है और आईने के सामने जाकर अपने बालों को पोंछने लगती है। ये देख अहाना बोली, वैसे कल रात तुम कहाँ गई थी। ये सुनते ही आरू उसे देखी तो अहाना बोली, मैं रात को उठी थी, पर तुम ना तो कमरे में थी ना बालकनी में थी। नहीं, हाल में और किसी कमरे में तो हो नहीं सकती। यह वह बोलती ही है। तभी आरू बोली, तुम्हें कब से मेरी इतनी चिंता होने लगी, जासूसी कर रही हो और तुम मेरे बीच में भीड़ क्यों रही हो। यह सुन अहाना उठ उसके पास आते हुए आरू को देखते हुए बोली, कहीं ऐसा तो नहीं तुम अपने उस पपी प्रियु के पास गई थी ना। ये सुन आरू असमंजस में उसे देखती है, जैसे समझना चाहती हो कि यह कहना क्या चाहती है। उसके चेहरे की एक्सप्रेशन को देख अहाना मुस्कुराते हुए बोली, कितनी ज्यादा तुम मासूम हो ना, तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं कहना क्या चाहती हूँ। ये कह वह उसके कान के पास आती है और बोली, मेरे कहने का मतलब यह है अब होने वाले पति के पास तो जा नहीं सकती। वह क्या है, अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन अपने उस देवर के पास तो जा ही सकती हो जिसके आगे पीछे तुम उलझी रहती हो। ये सुनते ही आरू के हाथों की मुठिया कस जाती है और वह थोड़ी तेज आवाज में बोली, अहाना अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। ये सुनते ही अहाना दूर होते हुए बोली, वैसे माना कि वह अधिराज हैंडसम काफी है, स्मार्ट है, लड़कियां मरने के लिए बेताब है, लेकिन ऐसा भी तुमने किया है जो उसने तुम्हें पसंद किया। क्योंकि ऐसा इंसान जो न जाने कितने करोड़ में डील करता हो, तुम जैसे मामूली लड़की में क्यों इतना इंटरेस्टेड होगा। कहीं ऐसा तो नहीं तुमसे कोई उसका फायदा हो। ये सुन आरू दांत पीसते हुए उसे गुस्से में देखती है तो अहाना बोली, और यदि ऐसा नहीं है तो एक मिनट कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही उसे फंसाया है। अब वह क्या है ना, वह प्रियांशु तो घर का छोटा प्रिंस है, पर छोटे तो छोटे ही रहते हैं, क्योंकि असली राजा तो घर का बड़ा ही बनता है। तो तुम्हारे दिमाग में जरूर आया ही होगा कि क्यों ना राजा को भी फंसा लो, और प्रिंस तो है ही तुम्हारा। इतना ही कहती है कि आरू जोर से उसके गाल पर खींचकर चांटा मारती है। ये होते ही अहाना का गाल एक तरफ झुक जाता है और वह आरू को गुस्से में देखती है तो आरू उसे देख बोली, गंदगी तेरे दिमाग में भरी है ना कि मेरे दिमाग में। कहावत सुनी है ना, जो जैसा होता है वैसा ही दूसरों के बारे में भी सोचता है। वैसे तूने अच्छा किया कि यह बात तूने क्लियर कर दिया। कम से कम मुझे इतना तो समझ में आ गया कि तेरे दिमाग में कितनी गंदगी भरी है, और साथ में ये भी कि तू मुझे पसंद नहीं करती। क्योंकि आरू ग्रेवाल अपने दोस्तों और दुश्मन को अलग रखना पसंद करती है, क्योंकि मैं दोस्तों के लिए जान दे सकती हूँ तो अपने दुश्मन की जान ले भी सकती हूँ, और तू मुझे पसंद क्यों नहीं करती, इसका रीजन क्या है मैं ये जानना जरूरी नहीं समझती, वह भी खासकर फालतू लोगों के। और दूसरी बात, मेरे और प्रियु का रिश्ता क्या है यह मैं तुझे डेफिनेशन दूं, यह मुझे अपनी तौहीन लगती है, इसलिए मुझे तुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे और उसका रिश्ता क्या है। और रही बात मेरे पति का, तो उसके लिए तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं उस इंसान के साथ अपने फायदे के लिए हूं या वह मेरा फायदा उठा रहा है, क्योंकि यह सिर्फ मैं जाऊंगी ना कि तू।
ये बोल वह बाहर जाने लगी पर अचानक रुककर अहाना को देखकर बोली, अब तक मैं घर की सबसे छोटी और लाडली रही हूँ, पर भूलना मत कि तू मुझसे छोटी है। अगर जरूरत पड़ा कि 4 थप्पड़ और लगाऊंगी, क्योंकि तेरे दिमाग के गंदगी को साफ करना बहुत जरूरी है। ये कह वह आगे बढ़ती तभी अहाना गुस्से में बोली, तुम ऐसी क्यों हो आरू? तुम्हें पता है तुम बहुत बुरी हो और तुम्हें पता भी नहीं है तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीना है। ये सुनते ही आरू के कदम रुक जाते हैं और वह पीछे मुड़ती है तो अहाना उसे देख अपने गाल से हाथ को हटाते हुए बोली, पहले तूने मेरी माँ को छीना, उसके बाद तूने मेरा परिवार छीना, उसके बाद तूने मुझे मेरा प्रिय छीना, क्यों? ये सुनते ही आरू हैरानी से उसे देखती है और वह आगे कुछ कहती तभी वहां पर कबीर आ जाता है। क्योंकि घर बहुत बड़ा नहीं था और दोनों के ही लड़ने और चिल्लाने की आवाज बाहर तक पूरी तरह से सुनाई दे रही थी। कबीर के आते ही आरू जो बोलने वाली थी वह शांत हो जाती है। वही अहाना को देख वह बोला, अहाना हमें मार्केट चलना है, चलो मैं तुझे मार्केट में घुमा देता हूँ। ये सुन अहाना कुछ कहती कि कबीर उसे आंखें दिखाते हुए उसका हाथ पकड़ उसे खींच कर ले जाता है। वही आरू तो हैरानी और नासमझी से खड़ी ही रह जाती है। वही अहाना के जाने के बाद आरू के दिमाग में उसकी सारी कही हुई बातें, परिवार छीनना से लेकर हर चीज, ये जैसे उसके दिमाग से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और आज से जब बर्दाश्त नहीं होता और वह अपने कमरे के सारे सामान को फेंकने और तोड़फोड़ करने लगती है। ये होते ही बरखा दौड़कर आती है और उसे पकड़ते हुए बोली, आरू शांत हो जा, क्या कर रही है तू? आरू गुस्से में चीखते और चिल्लाते हुए बोली, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब बोलने की, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये बोल सामने रखे मेज को जोर से हाथों से दूर धकेल देती है। उसके ऐसा करते ही उसमें लगी कील से आरू के हाथ में लग जाते हैं। रचना पीछे से चिल्लाते हुए बोली, आरू शांत हो जाओ, ये सब क्या हरकत है? ये सुनते ही आरू पीछे देखी तो उसकी लाल आंखें गुस्से में देख एक पल के लिए रचना भी सहम जाती है। आज उसे आरू के गुस्से में कोई और ही दिख रहा था। आरू गुस्से में रचना को देखते हुए बोली, माँ पता है उसने मुझसे क्या कहा? ये सुन रचना उसे प्यार से समझाते हुए बोली, आरू वह अभी बच्ची है, उसके दिमाग में कुछ भी आता है वह कुछ भी बोल देती है। ये सुनते ही आरू की आंखों से आंसू आ जाता है और वह रोते हुए बोली, आपको पता है उसे मेरे पति और मेरे प्रिय के बारे में कितनी घटिया बात की? रचना ना में सिर हिलाते हुए बोली, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, आरू शांत हो जाओ बच्चे। ये सुनते ही आरू गुस्से में हाथ दीवार पर मारते हुए बोली, उसे मुझसे दूर रखना वरना उसका अंजाम क्या होगा मुझे भी नहीं पता। वह गुस्से में वहां से बाहर निकल जाती है। वही मधु के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वही बरखा आरू के पीछे भागती, उससे पहले ही आरू वहां से निकल चुकी थी। रचना मधु के रोते देख उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मधु शांत हो जा। ये सुनते ही मधु रोते हुए बोली, क्या करूं भाभी? इंसान की फितरत को बदला जा सकता है पर इंसान की खून को कैसे बदले? आखिर उसके अंदर मेरा खून क्यों नहीं है? क्यों उस इंसान का खून उसके अंदर है जो उसे इतना बुरा बनाया है? उसे बोलते समय समझ आता है ना किसी को बुरा करते समय। रचना उसको अपने गले से लगाते हुए बोली, शांत हो जा। वह कभी ऐसे माहौल में रही नहीं है, अकेले रही है, सबके साथ रहेगी तो वह समझ जाएगी। ये सुनते ही मधु आंखों में आए हुए आंसू को पोंछते हुए रचना उसे देखते हुए बोली, माना आरू गुस्से में है पर मुझे अपने परवरिश पर पूरा भरोसा है और मुझे पता है मैं जैसा कहूंगी वह वैसा ही करेगी, तुम चिंता मत करो। ये सुन मधु कुछ नहीं कहती और अपनी आंखों में आए आंसू को पोंछ वहां से चली जाती है। एपिसोड 336 आरू अथर्व की बॉक्सिंग। अथर्व चोटिल, श्रुति का डर, अननोन कॉल। आज तीज का दिन था, आज सभी औरतें व्रत थी, पर वही ग्रेवाल हाउस में अहाना और आरू के बीच में बहस हो जाती है। उस बहस का अंजाम यह होता है आरू आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वह गुस्से में बाहर चली जाती है। वही थोड़ी देर बाद दादी पूजा और राधिका के साथ ग्रेवाल हाउस में आती है तो राजावत परिवार को देख सभी उनका स्वागत करते हैं। हाल में बैठी दादी बोली, आरू कहाँ है? और हमने सुना अहाना बिटिया भी आई है, वह तो हमसे मिला भी नहीं आई। यह सुन सभी एक दूसरे को देखते हैं और फिर बात को संभालते हुए रचना बोली, माँ वो कबीर के साथ बाहर मार्केट के लिए गए हैं और आपको आरू का तो पता ही है वो कहाँ जाती है, उसे किसका खबर? ये सुन दादी हंसते हुए बोली, आरू कहीं जाए उसकी खबर किसी को हो या ना हो मेरे छोटे शहजादे को जरूर होगी। ये सुन सभी बस मुस्कुरा देते हैं। तभी अपने साथ लाए हुए कपड़े को और कुछ फल पैकेट को देते हुए दादी बोली, वैसे ये रस्म हम तो शादी के बाद धूमधाम से करेंगे लेकिन फिर भी बिटिया ने व्रत रखा है तो उनके लिए सारा सामान है। ये सुनते ही रचना हैरानी से बोली, आरू ने व्रत रखा है? ये सुन दादी हाँ में सिर हिलाती है। ये देख रचना को अब आरू की टेंशन होने लगती है। वही राधिका मधु की तरफ देख बोली, कैसी है आप ठीक है ना? ये सुन मधु बस हाँ में सर हिलाती है। तभी राधिका मधु को देखते हुए बोली, उम्मीद है कि अब आप भी अपने परिवार के प्रति थोड़ा ध्यान देंगी। ये सुन मधु राधिका को देखते हुए अपना सर झुका लेती है। वही बरखा सभी के लिए चाय लाकर वहां पर रखती है। चाय पीते हुए दादी उसे देख बोली, आपके हाथों की चाय का कोई जवाब नहीं। बरखा मुस्कुरा देती है। तभी दादी उसकी तरफ एक पैकेट की तरफ इशारा कर बोली, यह आपके लिए है। ये सुन बरखा मुस्कुरा देती है। वही दूसरी तरफ आरू जो इस समय टैक्सी में बैठी हुई थी और उसका दिमाग इस समय सुन्न पड़ा हुआ था, गुस्सा उसके चेहरे पर देखा जा सकता था। वही टैक्सी ड्राइवर थोड़ा डरा सहमा था। वजह सिर्फ इतनी थी, उसे स्पीड में गाड़ी चलाने के लिए आरू ने एक मुंह के जो जड़े थे। आरू को जहां पर जाना था वहां पर टैक्सी वाला टैक्सी रोकता है। आरू एक गहरी सांस लेकर वहां से निकलती है। तभी ऑटो वाला भागता, उससे पहले ही आरू उसके शीशे पर हाथ मारती है। ये होते ही टैक्सी ड्राइवर घबराकर शीशा खोलता है तो आरू बोली, हराम की कमाई खाते हो क्या, अपना पैसा भूल रहे हो? उरू पैसा देती है और उसे सामने डोर से अंदर चली जाती है। वही ड्राइवर बोला, तुम जैसी बला से मैं खुद की जान बचाओ या फिर पैसे लूं, पर अच्छा है पैसा देकर चली गई। वही आरू अंदर जाती है तो वहां कई सारी लड़कियां कुछ तो बैठी हुई थी तो कुछ प्रैक्टिस पर लगी हुई थी। तो वही कुछ लड़के एक दूसरे से कुश्ती किए जा रहे थे। तभी उसे अथर्व दिखता है जो किसी लड़के से इस समय बॉक्सिंग कर रहा था। अथर्व इस समय सिर्फ हाफ टी शर्ट और लोवर पहना हुआ था और सामने वाला लड़का भी, दोनों के ही चेहरे से पसीना गिर रहा था। ऐसा लग रहा है काफी देर से दोनों में प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहीं पर सभी उन दोनों की कंपटीशन को देख रहे थे। कुछ तो कंपटीशन देख रही थी तो कुछ आज अथर्व लड़ रहा था। अथर्व की पर्सनैलिटी देख सभी लड़कियां पहले से ही घायल थी। वही अचानक आरू आती है और उस स्टेडियम पर चढ़ जाती है। अचानक अपने सामने आरू को देख अथर्व उस लड़के को रोक देता है जो काफी हद ताकतवर था। वह लड़का आरू को नाखुशी से देखा। वही आरू के ऐसे स्टेडियम पर ऐसे चढ़ने सभी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि आरू को वहां पर लोग पहली बार देख रहे थे। वही अथर्व आरू को देखते हुए कुछ बोलता तभी आरू बोली, मास्टर मुझे अभी प्रैक्टिस करनी है।
अथर्व उसे हैरानी से देखा क्योंकि आज आरू का व्रत था, पर आरू के चेहरे को भाव को देख उसे समझने में जरा भी समय नहीं लगता कि आरू का मूड पूरी तरह से खराब है। वही वह लड़का बोला, तुम मेरे सामने 2 मिनट भी टिक नहीं पाऊंगी। वह इतना ही बोलती है कि आरू उसके मुंह पर एक जोर से पंच दे मारती है, जिससे वह लड़का वहीं गिर जाता है। ये होते ही सभी उठकर खड़े हो जाते हैं क्योंकि वह लड़का यहाँ का सबसे बेस्ट प्लेयर था जिसके साथ अथर्व लड़ता था, या ये कहा जाए अपने खुद के मुकाबले बनाने के लिए वही था जिसे अथर्व ट्रेड करता था। आरू के इस हरकत पर वह लड़का जिसका नाम तरुण था वह चिल्लाते हुए बोला, ए लड़की। वह इतना ही बोलता है कि आरू बोली, तुमसे लड़ने के लिए किसने कहा, तुम्हें अभी और ट्रेंड होने की जरूरत है। अपनी इतनी घोर बेइज्जती देख वह लड़का उठकर खड़ा होकर कुछ बोलता, तभी आरू अगले ही पल अपने शर्ट उठाकर एक साइड पर रख देती है। आरू इस समय लोवा और ब्लू रंग के स्पोर्ट्स इनरवियर में थी। उसे ऐसे देख एक पल के लिए वहां सभी देखने लगते हैं। हालांकि आरू की तरह वहां पर बहुत सारी लड़कियां थी जिन्होंने ऐसा कपड़ा पहना था क्योंकि ऐसे मैच में हमेशा ऐसा ही पहनना पड़ता था। वही आरू अथर्व को देखते हुए बोली, क्या हुआ। ये सुनते ही अथर्व उस लड़के के हाथ की तरफ इशारा करता है तो अथर्व की बात मान वह लड़का अपने हाथ से हैंडीकैप उतार कर दे देता है। अथर्व वह आरू की तरफ फेंकता है और आरू उसे पहनते ही अगले ही पल अथर्व के ऊपर एक बार जड़ती है, पर अथर्व उसके हाथों को पकड़ लेता है। अगले ही पल वह एक के बाद एक बार उस पर करने लगती है, पर अथर्व बहुत आसानी और स्मूथली से उससे बच जाता है। वही उन दोनों की ऐसे लड़ाई को देख वहां पर सभी इकट्ठा हो जाते हैं। वही अथर्व भी आरू के ऊपर वार करना शुरू करता है जिससे आरू बड़े ही आसानी से निकल पड़ती है। ये देख वह लड़का भी हैरान था क्योंकि जो तकनीक अथर्व उसे सीख रहा था कि कैसे किस वार से बचना है, वहां ये लड़की बड़े ही आसानी से निकल जा रही थी। इसका मतलब अथर्व इस लड़की को ट्रेन किया था। ये समझते ही वह लड़का तुरंत नीचे उतर जाता है। अगले ही पल अथर्व और आरू के बीच में फ्री वार होने लगते हैं, पर अथर्व हर बार से बच जा रहा था। ये देख आरू के चेहरे पर एक खिजलाहट, दर्द सब कुछ देखा जा सकता है, जिसे महसूस होते ही अथर्व खुद को आरू के हवाले कर देता क्योंकि वह जानता था आरू के यहाँ आने का मतलब सिर्फ यही था कि वह किसी को मार मार कर गुस्सा निकालना चाहती थी, जो ना वह ग्रेवाल हाउस में कर सकती थी और ना ही राजावत हाउस में, बचा सिर्फ वही जिसके साथ वह लड़ सकती थी, जिसे दर्द का एहसास भी नहीं होता था। अथर्व के ऐसा करते ही आरू एक पंच उसके मुंह पर मारती है जिससे अथर्व के होठों के कोने से खून बह जाता है। ये देख सभी हैरानी से देखने लगते हैं। अगले ही पल आरू ऐसे ही कई बार उसके सीने पर तो उसके पीठ पर मारती है। वहां पर यह मैच देख सभी को इतना तो समझ आ चुका था कि अथर्व खुद जानबूझकर आरू से मार खा रहा है। ये देख किसी को अच्छा नहीं लगता क्योंकि अथर्व कितना रुड इंसान था ये सभी जानते थे। ऐसे में इस लड़की के लिए ऐसे कैसे हो सकता था। इस बीच में आरू तब तक अथर्व के ऊपर कई पंच करती है जब तक कि उसके चेहरे से पसीने खून दोनों ही नहीं बह जाते। वहीं पर आरू धम्म से बैठ जाती है। वही आरू के बैठते ही अथर्व सभी को अपने हाथों के इशारों से वहां से जाकर अपना काम करने के लिए बोलता है तो उसकी बातों को मान सभी वहां से निकल जाते हैं। वही आरू स्टेडियम पर सीधा लेट जाती है। अथर्व आरू को एक नजर देखा और एक लड़के के इशारे से वह एक तौलिया मंगाकर वह आरू के चेहरे को पोंछने लगता है और वह आरू को उस टॉवल से कवर करते हुए बोला, क्या बात है, इतना गुस्सा, तुम्हें इतना गुस्सा में मैंने कभी नहीं देखा। ये सुनते ही जो आरू खुद को नॉर्मल करती है उसकी नजर अथर्व पर पड़ती है तो अथर्व के चेहरे पर खून देख वह तुरंत उसे टॉवल को खींचकर अथर्व के होठों से खून को पोंछने लगती है, जिसे देख अथर्व मुस्कुरा देता है। आरू अथर्व को देख बोली, ज्यादा लग गई ना। ये सुनते ही अथर्व बोला, तुम अपने घर से मुझे पीटने का ही सोच तो यहाँ पर आई थी। ये सुनते ही आरू कुछ नहीं बोलती और मायूसी से अपना सर झुका लेती है। ये देख अथर्व उसके बालों में अपने हाथ डालकर बालों को बिखेर कर उसे झकझोरते हुए बोला, तुम कब से इतनी शांत और उदास होने लगी। मैंने तुम्हें सिर्फ बॉडी से नहीं मन से भी मजबूत बनाया है, या फिर यह कहा जाए तुम ऑलरेडी इतनी मजबूत हो कि तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता, और ऐसे में तुम इतनी ज्यादा परेशान, क्या वजह मैं जान सकता। ये सुन आरू उसे देखी जिसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है। उसके आंसू को देखते हुए अथर्व बोला, मेरे सामने ये रोना बिल्कुल नहीं, मुझे रोने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद। आरू अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी अथर्व आरू को देखते हुए बोला, अपने इमोशंस को अंदर रखने से अच्छा है कि यह मारधार से नहीं उसे कहकर अपना मन हल्का करो। मुझे नहीं तो कम से कम अधिराज से तो कहो। तुम्हें पता है तुम्हारे घर से अचानक निकलने से ही अधिराज ने पता किया कि तुम यहाँ आए हो, और ये देखो, ये कह वह साइड में पड़े फोन को दिखाता है जिस पर न जाने कितनी अधिराज के कॉल आ रहे थे। ये देख आरू उसे देखी तो अथर्व बोला, अधिराज तुम पर कोई चीज का रोक नहीं रखता है आरू, पर तुम्हें अब अपनी फीलिंग को अपने पति से कहने की जरूरत है क्योंकि तुम्हें उससे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। ये सुनते ही आरू उसे देखती है और हाँ में सिर हिलाती है। अथर्व उसके सिर पर थपथपाते हुए बोला, ये हुई ना बात। वही उसे देख आरू बोली, मैंने आपको जोर से मारा ना, इसके बदले आप मुझे जो भी पनिशमेंट दोगे मुझे मंजूर है। ये सुनते ही अधिराज आरू को देखा और बोला, अगर तुम्हें पनिशमेंट चाहिए तो मैं तुम्हें पनिशमेंट देता हूँ। ये सुन आरू उठकर खड़ी हो जाती है तो अथर्व बोला, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये सुन आरू अथर्व को देखती है तो अथर्व बोला, एक लड़की के मामले में हेल्प करनी है। ये सुन आरू कुछ सोच बोली, कौन सी लड़की। ये सुनते ही अथर्व बोला, कोई है जो इतना ज्यादा शर्मीली है कि वह तो पास आना ही नहीं चाहती। ये सुनते ही आरू कुछ सोचने का नाटक करते हुए बोली, आई गैस शायद मैं उस लड़की को जानती हूँ, है ना। ये सुनते ही अथर्व हाँ में सिर हिलाया। तभी आरू बोली, इसका मतलब मैं जो सोच रही हूँ वह सच है। ये सुन अथर्व हाँ बोला। ये देखते ही आरू दौड़कर उसके गले लग जाती है और बोली, मास्टर थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ। ये सुन आरू के ऐसे गले लगने से एक बार अथर्व शांत पड़ जाता है और अगले ही पल उसके सर को थपथपा देता है। तभी आरू उसे देखते हुए बोली, पर यह सब सीरियस वाला है ना। ये सुन अथर्व बोला, तुम्हें लगता है कि मैं इस मामले में सीरियस नहीं हूँ। ये सुन आरू बोली, बिल्कुल, आखिर आप मास्टर किसके हो, आर्मी द ग्रेट ग्रेवाल के। ये सुन अथर्व उसे घुरता है और अगले ही पल अथर्व अधिराज के आ रहे हैं वीडियो कॉल को रिसीव करता है, जिसे देखते ही आरू अथर्व के पीछे छुप जाती है। अधिराज घुरते हुए आरू को देखते हुए बोला, तुरंत की तुरंत घर वापस आओ। ये सुनते ही अथर्व कुछ बोलता तभी अधिराज बोला, और साथ में उसे घर वापस लाओ। अधिराज के फोन कट करते ही वह बोला, सेल्फिश इंसान, उसे मेरी चोट नहीं दिखी। वही आरू को देखते हुए बोला, चले। आरू अपनी टी शर्ट पहनकर अपने बालों को जुड़ा बनाते हुए आगे निकल जाती है, जहां लड़की और लड़कियों से अजीब नजरों से देख रहे थे। उनकी नजरों को समझते ही पीछे से अथर्व बोला, अभी अभी जो यहाँ से गई है उनके लिए तुम सभी की आंखों में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वह तुम सभी की लेडी टीचर है, आई मीन लेडीज कोच है। ये सुनते ही सभी हैरानी से अथर्व को देखे तो अथर्व बोला, कोई और क्वेश्चन। ये सुनते ही सब नामे सिर हिलाते हैं। अथर्व बाहर चला जाता है। गाड़ी में बैठते हुए अथर्व आरू को देखते हुए बोला, क्या हुआ। आरू ना में सिर हिला खुद से ही बोलती है, शायद आपने सही कहा, मैं कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल।
हो गई, मुझे संयम से काम लेना होगा और जवाब अपने अंदाज में। तो बस अहाना सिंह, तैयार हो जाओ जवाब के लिए। तुमने मेरे और मेरे प्रियु के रिश्ते पर सवाल उठाया ना, अब तुम्हें दिखाती हूँ कि हमारा रिश्ता क्या है। वहीं दूसरी तरफ सारी तैयारियां शाम के लिए होनी शुरू हो गई थी। जैसा कि आज अधिराज भी ऑफिस भी नहीं गया हुआ था और सभी इस वेकेशन पर घर पर थे, क्योंकि अगल बगल के काफी लोग तीज का त्योहार यहीं पर मनाने के लिए आते थे। एक तरह से यह बहुत बड़ा फंक्शन था। वहीं दूसरी तरफ श्रुति के कमरे में इस समय काव्या बैठी थी और वह उसकी तरफ खाना का निवाला बढ़ाते हुए बोली, श्रुति तुम्हें क्या हुआ है? तुम ना पिछली रात खाए ना सुबह खाए और अब दोपहर आने को हो गया है और तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया। क्या कोई प्रॉब्लम है बेटा? अगर है तो तुम मुझे बताओ। ये सुन श्रुति कुछ नहीं बोलती और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और बोली, मुझे भूख नहीं है भाभी। यह सुनते ही काव्या बोली, क्या तुम मेरे लिए भी नहीं खाओगी? यह सुन श्रुति बोली, मेरा सच में बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है, प्लीज आप सभी मुझे परेशान मत करिए, मैं नहीं चाहती आप मेरी बातों से डिस्टर्ब हो। ये सुन काव्या मायूस हो जाती है क्योंकि श्रुति बिल्कुल जिद्दी की तरह बैठी हुई थी और वह किसी से बात नहीं कर रही थी। वही प्रियांशु डोर पर ही खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। वह खुद से कहता है, कुछ तो हुआ है तेरे साथ श्रुति, जो तू हमें बात नहीं रही है, मैंने तुझे ऐसा कभी नहीं देखा। वही कोई और भी था जो विंडो से ये सब कुछ देख रहा था, जो कोई और नहीं भैरव था। भैरव भले ही श्रुति के आगे पीछे नहीं था पर घर में हो रही हो सारी बातों को अच्छे से सुन और समझ रहा था। पूजा के मुंह से ये सब सुनना श्रुति के बारे में, वह सारी बातों को वह सुन रहा था। वही प्रियांशु खुद से कहता है, मुझे आरू को बताना होगा तेरे बारे में, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ ऐसा हुआ है जो हमें नहीं पता। ये सब सोच वह तुरंत आरू को मैसेज करता है। वही वहां से चला जाता है। काव्या भी चली जाती है। वही वहां विंडो पर खड़ा भैरव जो श्रुति को ही देखे जा रहा था, अचानक श्रुति को किसी का कॉल आता है। कॉल आते ही श्रुति की आंखों में एक डर देखा जा सकता था। श्रुति डरते हुए ही उस फोन कॉल को उठाकर अपने कानों पर लगाती है और अगले ही पल उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह बोली, जो कहोगे मैं वो करूंगी, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दो। ये बोल वह फोन रख के मैं अपना मुंह छुपा कर रोने लगती है। ये देख भैरव के हाथों की मुट्ठियां कस जाती है। एपिसोड 337। श्रुति की बातों से हर्ट पूजा, तीज का त्योहार, स्वरा का मिशन। अथर्व की गाड़ी जब आरू के घर से होते हुए आगे बढ़ती है उससे पहले ही आरू गाड़ी रुकवा देती है। ये होते ही अथर्व उसे देख बोला, क्या हुआ? ये सुनते ही आरू बोली, मुझे घर पर जाना है। ये सुन अथर्व बोला, पर अधिराज ने तुम्हें वहां लाने के लिए बोला है। ये सुन आरू झटके से बाहर निकलते हुए घर के अंदर जाते हुए बोली, आप संभाल लेना। ये बोल वह चली जाती है। अथर्व गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। गिरवाल हाउस और राजावत हाउस में सिर्फ थोड़े ही दूरी का अंतर था। आरू जैसे ही अंदर जाती है उसकी नजर सामने बैठी रचना पर जाती है, जो चुपचाप बैठी फूलों की माला बना रही थी। वही जैसे ही उनकी नजर आरू पर पड़ती है वह फूलों को अपने साइड में रखती है और उठकर चिंता की दृष्टि से बोली, आप कहाँ गई थी आरू? ऐसे कोई बिना बताया जाता है क्या घर से? ये कह वह आरू का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने सीने से लगा लेती है। उनके ऐसा करते ही आरू के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वह रचना को कसकर पकड़ते हुए बोली, माँ क्या हुआ आपको? ये सुनते ही रचना कुछ बोलती तभी मधु बोली, अब घर की बेटी ऐसे ही बिना बताए कहीं भी चली जाएगी तो एक माँ को टेंशन नहीं होगी। यह बोल वह आरू के सिर पर प्यार से हाथ रखती है। ये देखते ही आरू अपनी सारी मायूसी को दूर कर चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लाते हुए उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बुआ आरू गिरवाल कोई कमजोर कड़ी नहीं है, मैं स्ट्रांग गर्ल हूँ और मैं बाहर बेफिक्र से जा भी सकती हूँ और सेफली आ भी सकती हूँ। ये बोलती ही है तभी उसके सिर पर जोर से चांटा लगता है। ये होते ही वह देखी तो वहां बरखा खड़ी थी जो उसे गुस्से में घुरे जा रही थी। बरखा को देख चिल्लाते हुए आरू बोली, बरखा तेरा ना एक दिन मैं सिर्फ फोड़ दूंगी, बड़ी होने का कुछ ज्यादा ही तू एडवांटेज उठाती है। ये सुनते ही बरखा बोली, अभी तूने अपने मुंह से बोला कि मैं बड़ी हूँ, तुझे इतना ही नहीं तुझे मार मार कर कचूमर बनाऊंगी, ऐसे कोई गुस्से में बाहर निकलता है क्या? ये बोल उसे गुस्से में घुरने लगती है तो आरू आगे बढ़कर बरखा के गले लगते हुए बोली, क्यों अपनी जान सुखा रही है तू? व्रत है भूल गई क्या? ये सुनते ही बरखा बोली, ये जानने के बाद भी तुम मेरे को बस परेशान कर रही है। वही बरखा का व्रत रहना हर किसी को पता था क्योंकि वह बचपन से ही तीज का व्रत रहती थी। लोग कहते हैं शादी से पहले व्रत रहने पर उन्हें एक अच्छा वर मिलता है, इसलिए दादी के कहने पर बरखा और प्रीता दोनों ही शुरू से ही यह व्रत रखती थी। वही आरू रचना से बोली, जाओ तुम्हारे लिए राजावत मेंशन से कपड़े आए हैं जो शाम को पहनना है। ये सुनते ही आरू खुश हो जाती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है, पर जाते जाते उसकी नजर फिर से वही ऊपर छत से टिक खड़ी अहाना पर पड़ी जो नीचे आरू के लाड प्यार को देखे जा रही थी। आरू अहाना को पूरी तरह से इग्नोर करती है और अपने कमरे में चली जाती है। वही अहाना आरू को जाते हुए देखती रहती है। आरू अपने कमरे में जाती है तो वहां से अब तक टूटे फूटे हुए सामान जो हट चुके थे। ये देख अब आरू को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने जो किया उसे नहीं करना चाहिए था। वह एक गहरी सांस लेती है तभी उसकी नजर वहां रखे बॉक्स पर पड़ती है। वह खुशी से जाकर उस बॉक्स से कपड़े को निकालती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है क्योंकि यह तो वही लहंगा था जिसको उसने उसे मॉल में देखा था और अचानक उसे उसकी प्राइस याद आती है। वह उसे चारों तरफ से उसे प्राइस को खोजती है तो वह नहीं होता। ये देखते ही आरू खुद से कहती है, क्या कोइंसिडेंट है, मैंने इसे तो वही देखा था और यह मेरे पास है और वह भी इतनी महंगी। ये बोलते हुए वह खुद से कहती है, हाँ बड़े लोग बड़ी डिमांड और इतना अफोर्ड तो कर ही सकते हैं और मैं उनके घर की बड़ी बहू है। आरू खुद से ही बातें किए जा रही थी तभी पीछे से बरखा बोली, तू नाइस कपड़े में पूरी प्रिंसेस लगने वाली है। ये सुनते ही आरू उसे देख बोली, हाँ ये तो सही कहा तूने, मैं तो ऑलरेडी प्रिंसेस हूँ। ये बोलते ही उसकी नजर साइड में रखे कपड़े हो जाती है और वह उसे देख बोली, ये किसका है? ये सुन बरखा बोली, यह मेरे लिए आया है। वही डोर से टिककर खड़ी अहाना ये सब कुछ देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ श्रुति जो कुछ देर बाद फ्रेश होकर और नहा धोकर नॉर्मल सा सूट पहनती है और नीचे उतरती है। सभी श्रुति की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। श्रुति वह भी सूट पहने, ये थोड़ा सा सभी को हैरानी कर गया क्योंकि श्रुति हमेशा छोटे कपड़े ही या फिर जीन्स टॉप में ही ज्यादा रहती थी। वही श्रुति बाहर आती है तो प्रियांशु उसके पास आते हुए बोला, श्रुति तू आ गई, चल हम सभी मंदिर को डेकोरेट करते हैं। ये बोल उसका हाथ पकड़ लेता है तो श्रुति चुपचाप प्रियांशु के साथ मंदिर की तरफ चली जाती है। वही जहां पर काव्या मंदिर सजा रही थी श्रुति भी चुपचाप वहां बैठकर वह फूलों को अलग करने लगती है। श्रुति को इतना शांत देख एक बार के लिए सभी एक दूसरे को देखते हैं। वही पूजा जो किचन में सिया के साथ थी वह झांक रही थी। श्रुति को आते देख और उसे इतना शांत देख उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वही श्रुति को देखते हुए पूजा बोली, क्या हुआ है, तू इतनी शांत क्यों बैठी है? ये सुनते ही श्रुति पूजा को देखती है पर कुछ नहीं बोलती।
श्रुति के कुछ ना बोलने से पूजा थोड़ी तेज आवाज में बोली, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, तू जवाब क्यों नहीं दे रही है। ये सुनते ही श्रुति जो पूजा के एक ही सवाल से बार बार परेशान हो रही थी वह थोड़ा चिल्ला कर बोली, माँ जब मैं बोल रही हूँ तब आपको प्रॉब्लम होती है, जब ना बोलूँ तब आपको प्रॉब्लम होती है, आखिर क्या चाहती है, मैं मर जाऊँ। उसके ऐसे गुस्से में और उसकी ऐसी बातें सुन सभी की नजर श्रुति पर चली जाती है। वही वहाँ बैठे अजीत जी बोले, श्रुति यह क्या तरीका है माँ से बात करने का। ये सुनते ही श्रुति उठते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आती आप सभी की प्रॉब्लम क्या है, क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, मैं जैसी हूँ वैसे रहने क्यों नहीं देते। ये सुनते ही सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। पूजा की आंखों में नमी आ जाती है। वही श्रुति वहां से उठती है और अपने कमरे की तरफ भागकर चली जाती है। शाम हो चली थी जहां राजावत परिवार ने अपने अगल बगल सभी के लिए यहां पर पूरी तैयारी पूजा पाठ के करवाई थी, क्योंकि अगल बगल के बंगले से ज्यादा यहां पर जगह था जो सभी खुशी खुशी अपनी इस त्योहार और इस पूजा को मनाते थे। तो वहीं दूसरी तरफ प्रीतम भी जो बार बार घड़ी को देखते हुए आवाज दे रहा था, रावी कितना देर लग रहा है, हमें वहां समय से पहुंचना है वरना मां चार बातें सुनाएगी। यह सुन रावी अपने साड़ी के पल्लू को ठीक करते हुए बाहर आकर बोली, प्रीतम बस मुझे अंदर गए 20 मिनट हुआ और पूरे 20 मिनट में तुमने मुझे एकदम परेशान करके रख दिया। ये कह वह अपने साड़ी के पल्लू को ठीक कर अपने जोड़ी को चेक करने लगती है। वही प्रीतम तो उसकी नजर रावी पर ही टिक सी जाती है। रावी प्रीतम की तरफ देखती है जो उसे ही देख रहा था। वह बोली, क्या हुआ, चलना नहीं है। प्रीतम कोई जवाब नहीं देता और वह उसे ही देखने लगता है। उसके ऐसे देखने पर रावी एक बार के लिए ठिठक जाती है और वह तुरंत पूजा की थाल को उठाते हुए बोली, चलो अब हमें लेट हो रहा है। ये कह वह आगे बढ़ जाती है। प्रीतम गहरी सांस लेता है और उसके साथ बाहर निकल जाता है। आज प्रीतम बेहद खुश था, आखिर रावी ने उसके लिए ये तीज का व्रत जो रखा था। दोनों ही गाड़ी में बैठ वहां से निकल जाते हैं। तो वही इन सब से उलट जहां दीक्षित हाउस में विराट की मां व्रत थी और सारी पूजा पाठ की तैयारी कर रही थी, तो वही तान्या और श्रुति उस तैयारी में मदद कर रहे थे। वही स्वरा जिसके लिए शायद ये सब करना बेहद कठिन था। आखिर एक समय था कि वह भी ऋषु के लिए ऐसे ही व्रत रखा करती थी। ऋषु की याद आते ही स्वरा उठती है और वहां से अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी उसकी टक्कर विराट से होती है। विराट की नजर स्वरा पर पड़ती है तो स्वरा विराट को पूरी तरह से नजरअंदाज करती है और वह अपने कमरे में चली जाती है। वही विराट एक नजर स्वरा को देखा, फिर उसकी नजर अपनी मां पर पड़ी जो उसे ही देख रही थी। ये देख विराट वहां से बाहर निकल जाता है। तभी राघदेव की आवाज आती है, कहाँ जा रहे हो विराट। ये सुनते ही विराज उन्हें देखते हुए बोला, कहीं नहीं मुझे कुछ काम है। ये कह वह बाहर निकल जाता है। तभी तान्या उठते हुए सारी तैयारी को